हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 21 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए परीक्षा में जाने से पहले आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देकर जाना है। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पशु परिचर के नाम से दोस्तों अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, ऑब्जेक्टिव क्लास के और मॉडल पेपर का भी दोस्तों आपको वहां पर फोल्डर मिल जाएगा और लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। शुरुआत में अपन 50 प्रश्न है वो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल से संबंधित पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन दोस्तों साइंस, करंट अफेयर, मैथ और फिर पशुपालन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है? बताइए, किस सभ्यता स्थल से तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों में दोस्तों 99% तांबा है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख की प्रतिलिपि टोड के ग्रंथ एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित की गई? बताइए, कौन से अभिलेख की प्रतिलिपि दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथ एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, मानमोरी का अभिलेख। ठीक है, मानमोरी का अभिलेख। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये अभिलेख कहाँ मिला था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के पास जो मानसरोवर झील है उसके तट से दोस्तों ये कर्नल जेम्स टोड को मिला था मानमोरी का अभिलेख। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र में हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का उल्लेख मिलता है? किस ताम्रपत्र में हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है ढोल का ताम्रपत्र, ढोल का ताम्रपत्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये महाराणा प्रताप के समय का है ये ताम्रपत्र। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में करौली, धौलपुर व भरतपुर का अधिकतर प्राचीन भूभाग किस जनपद में शामिल था? बताइए, करौली, धौलपुर, भरतपुर का अधिकतर प्राचीन भूभाग है वो कौन से जनपद में शामिल था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सूरसेन जनपद में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सूरसेन जनपद। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक था दोस्तों वो था यशपाल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यशपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है देखिए हिंदू सुल्तान है कहते हैं, दान गुरु कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, लेकिन हिंदू पत नहीं कहते दोस्तों महाराणा कुंभा को। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छाप गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु। ठीक है, और ये हिंदू पथ है ये दोस्तों महाराणा सांगा को कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, मुणोत नैणसी ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों जो ये मुणोत नैणसी की जगह अगर ये होता बाटों की पोथियों में, उसमें दोस्तों राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे, और ये जो मुणोत नैणसी है इन्होंने तो राठौड़ों को जयचंद का वंशज बताया है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों
का वंशज सिद्ध किया है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें कर्नल जेम्स टोड ने भी दोस्तों राठौड़ों को जयचंद का वंशज बताया है, ठीक है, तो ये भी अपना इसमें गलत हो जाएगा। और विश्वेश्वर नाथ रेव मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद का वंशज मानते हैं, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए यहाँ पे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओजान ने वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों को जयचंद का वंशज बताया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज सिद्ध किया है, बदायूं के राठौड़ों का वंशज सिद्ध किया है, तो ये अपना इसमें जयचंद वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये कथन एक ही सही है इसमें। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने 1844 ईस्वी में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की शपथ जारी की थी, बताइए। बीकानेर के किस शासक ने 1844 ईस्वी में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आन यानी कि शपथ जारी की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा रतन सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा रतन सिंह। आगे देखिए आमेर के शासक भगवंत दास ने कितने वर्षों तक पंजाब के सूबेदार के रूप में कार्य किया? पंजाब के सूबेदार के रूप में दोस्तों भगवंत दास ने 7 वर्ष तक कार्य किया था, 1583 से 1589 तक। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय यानी कि चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? बताइए, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो दोस्तों 6 भाषाओं का ज्ञान था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जॉन मेलकम था। कौन था? जॉन मेलकम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, जॉन मेलकम। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 की क्रांति की असफलता का कारण नहीं है? बताइए कौन सा कारण 1857 की क्रांति का असफलता का कारण नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, बिल्कुल सही बात है। क्रांति के यानी कि क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया गया, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भरपूर सहयोग किया गया था अधिकांश राजा महाराजाओं के द्वारा, तो ये कथन गलत दे रखा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस घटना के विरोध में हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रायसिंह नगर की घटना के कारण। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि दोस्तों जो ये रायसिंह नगर में एक सभा आयोजित की गई थी, इस सभा में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गया था। और बीरबल सिंह की याद में दोस्तों 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस है वो मनाया गया। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमान सिंह ने। किसने? हनुमान सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हनुमान सिंह चौधरी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत पंथ की स्थापना दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋषिदत्त मेहता द्वारा गठित बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों ये चुना गया था हरिमोहन माथुर को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1938 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महारावल चंद्रवीर सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बांसवाड़ा के शासक थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये दोस्तों हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला है वो है दोस्तों भक्ति शर्मा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा का संबंध उदयपुर जिले से है, याद रखना। और भक्ति शर्मा को जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान के नए जिलों के अनुसार दोस्तों जयपुर ग्रामीण जिले की जो सीमा है वो 10 जिलों के साथ में लगती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के संबंध में कौन सा या कौन से कथन असत्य नहीं है? कौन सा या कौन से कथन असत्य नहीं है वो पूछा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या है इसमें? देखिए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था उसके बाद में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन है वो दोस्तों तीसरा इसमें असत्य कथन है। बाकी 1 और 2 इसमें क्या है दोस्तों? सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कौन सा नहीं है? तो 1 और 2 ये सत्य असत्य नहीं है, ये सत्य है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो दोस्तों मरुस्थल के विस्तार को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में शुष्क मरुस्थल के कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश स्थित है? कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश स्थित है? तो दोस्तों वो है 41.50%। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 41.50% है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, BWHW शुष्क मरुस्थल की जलवायु है, बिल्कुल सही है। BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल की जलवायु है, बिल्कुल सही है। CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये दोस्तों अरावली का दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग है वो CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये कथन इसमें गलत दे रखा है। और AW ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है। कौन सा दर्रा अरावली पर्वतीय प्रदेश में नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जेतवास दर्रा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए साबरमती मानसी नदी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यानी कि कौन सी नदी की सहायक नदी इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साबरमती की मानसी नदी, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये साबरमती की सहायक नदी है। आगे देखिए, बेटच नदी, गंभीर नदी, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बेटच नदी, बेटच नदी को दोस्तों आयड नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, माही नदी, माही नदी की दोस्तों सहायक नदी है वो अनास नदी है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और मेज नदी की सहायक नदी है वो है दोस्तों यहाँ पर मांगली नदी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेटच नदी, गंभीर नदी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए,
सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कातली नदी। कातली नदी है, इसकी लंबाई दोस्तों 100 किलोमीटर है और इसका प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ जिला है। तो दोस्तों भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। और अनास सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। और हाथीदेह है, हथियादेह है सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों ये बारां में है। और चाकन सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 4321। 4321 कूट भाषा में देखूं तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील में जग मंदिर महल बना हुआ है? कौन सी झील में जग मंदिर महल बना हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पिछोला झील में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पिछोला झील उदयपुर में। आगे देखिए राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू। ये भी याद रखना है। आगे देखिए राज्य में अल्फीसोल्स मृदा का विस्तार है। राज्य में अल्फीसोल्स मृदा का विस्तार है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर, अलवर और भरतपुर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 17 जून को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 17 जून को। आगे देखिए राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कौन सी नदी पर? तो ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल नदी पर। नेक्स्ट आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम भाग राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो वो 204 किलोमीटर है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी को। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राज्य में 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें और अपने को दोस्तों कूट भाषा में है वो उत्तर देना है। देखिए राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.67% है। 5.67% है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 994 है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, 888 है दोस्तों। 994 की जगह 888 आना चाहिए। तो ये अपना दूसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक और 3 कथन है वो सत्य है, दूसरा इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सत्य है। आगे देखिए ISFR रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में राजस्थान में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो बताइए कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें हुई है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई? रेलवे की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई? ये हुई थी दोस्तों वर्ष 1874 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के मध्य की चली थी दोस्तों ये। आगे देखिए राज्य में अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सिरोही में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिरोही में। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये तारागढ़ को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए जैसलमेर का किला 99 बुर्ज व 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर दुर्ग का परकोटा
जालिक कोट कहलाता है, जालिक कोट कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, कमर कोट कहलाता है, जालिक कोट नहीं, कमर कोट कहलाता है। और स्थानीय लोग दोस्तों इसे पाड़ा भी कहते हैं। तो ये कथन दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ ताड़पत्र पर लिखित हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये असत्य कथन है इसमें। आगे देखिए, राजपूत मुगल तथा यूरोपीय शैली में निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है। मुबारक महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जयपुर में है मुबारक महल। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भगोरिया हवेली कहाँ पर है। दोस्तों भगोरिया हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये नवलगढ़ में है। कहाँ पर है, नवलगढ़ में। और ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ है, तो दोस्तों ये झुंझुनू में है। और रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ पर है, तो दोस्तों ये चूरू में है। और झाला जालिम सिंह की हवेली दोस्तों कहाँ है, तो ये कोटा में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3। कूटबा समय अगर अपन देखें तो 1 2 4 3 बी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। आगे देखिए, राजस्थान के मंदिरों में तिथि अंकित सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। राजस्थान के मंदिरों में तिथि अंकित सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो है दोस्तों शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से काला व बाला तथा कृषि कार्यों लोक देवता के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेजाजी को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तेजाजी को। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पनराज जी, दोस्तों देखिए, पनराज जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो नगागांव जैसलमेर में हुआ था, नगागांव जैसलमेर में। ठीक है। वीर बावसी का जो मुख्य स्थान है वो कहाँ है, तो दोस्तों ये काला टोकरा सिरोही में है, काला टोकरा सिरोही में। और आलम जी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आलम जी, तो इनका जो मुख्य स्थान है वो दोस्तों धोरीमन्ना गांव बाड़मेर में है, धोरीमन्ना गांव बाड़मेर में। और वीर कल्ला जी का है दोस्तों सामलिया डूंगरपुर में मुख्य स्थान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बादशाह मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये बादशाह मेले का आयोजन है वो दोस्तों ब्यावर में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्यावर में। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सिरोही में पोसालिया नदी के किनारे किस मेले का आयोजन होता है, जिसमें लोक देवता गौतम गुहा की पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गौतमेश्वर मेला। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपन है वो जनरल साइंस से संबंधित 51 से 75 तक प्रश्न पढ़ेंगे। और आध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। परीक्षा है वो नजदीक है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है भंजन, भंजन बोलते हैं उसे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भंजन। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों गुण कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो इसमें देखिए द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों विक्षेपण बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ दोस्तों धातु दे रखी है, ठीक है, दूसरी तरफ है उसके अयस्क दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉपर का यहाँ पे सिनेबार दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। कॉपर का जो कॉपर धातु का जो अयस्क है वो है दोस्तों पाइराइट है, याद रखना पाइराइट है। ठीक है।
और जिंक का हो जाएगा दोस्तों कैलामाइन, बिल्कुल सही है। आयरन का हेमेटाइट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं दे रखा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों पारद यानी कि पारे का, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके मुख्य एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रोमोलाइट हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर राहत देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें बेकिंग सोडे का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? बताइए कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वायरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वायरस। आगे देखिए, जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों वो होगी दर्पण के फोकस पर, दर्पण के फोकस पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अवतल लेंस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार तल पर स्थित होती है, ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एलिफेंटिएसिस यानी कि हाथी पांव जिसमें संपूर्ण अंग विकृत हो जाती है, निम्न के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है वुचेरेरिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वुचेरेरिया। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मलेरिया कौन सा रोग है? तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों ये, ठीक है। पोलियो है ये विषाणु जनित रोग है ये, और तपेदिक है ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है, और दाद है ये कवक है जनित रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है DCVA, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, DCVA। तो यहाँ पर एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इबोला क्या है? दोस्तों ये इबोला एक वायरस जनित रोग है दोस्तों ये, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है दोस्तों ये, ठीक है, और इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये इबोला रोग की जो पहचान है वो सर्वप्रथम
1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। ठीक है, और इसी नदी के नाम पर दोस्तों इसका जो नाम है वो इबोला पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीमोग्लोबिन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, डीएनए का चाकू कहलाता है। डीएनए का चाकू क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए का चाकू कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा, तो वो है द्विसंकरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विसंकरण। आगे देखिए, यहाँ पे दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकरण। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे पुल होते हैं ना, पुल, ठीक है, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जंग। ठीक है, जंग लगने से दोस्तों लोहे के जंगले, पुल होते हैं और धातुओं से बनी जो वस्तुएं हैं वो जंग की वजह से दोस्तों क्या होती है, उनको नुकसान होता है, उनका दोस्तों अवनयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने के रोकने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोहा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मस्तिष्क में पोन्स जोड़ता है, मस्तिष्क में पोन्स जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेरिबेलम के दो लोब्स को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मंगोलिज्म एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। मंगोलिज्म एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 21। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या 21 की उपस्थिति के कारण होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री हैं ये। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। और दोस्तों पशु परीक्षण के लिए भाग ब के लिए अलग मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परीक्षण भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है पशुपालन से संबंधित, वो भी शुरू कर दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परीक्षण भाग ब टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। ठीक है, देखिए डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, इसका मुख्यालय कहां पर है?
दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ दोस्तों समझौता किया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने एस एच ई बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है किसने? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दोस्तों नया ये CHE बॉक्स पोर्टल है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है। तो दोस्तों ये योजना संबंधित है किससे? तो ये प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण से संबंधित है। ये इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता किसने? तो ये बांग्लादेश ने जीता। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों कार्तिक वेंकट रमन ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनमोल जैन ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनमोल जैन ने। आगे देखिए, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अमृत मोहन प्रसाद को। आगे देखिए, यहाँ पे किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, अब अपन मैथ के प्रश्न है वो थोड़े से पढ़ लेते हैं। देखिए, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 अनुपात है वो 6 दे रखा है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:8। अब ये तो दोस्तों इन्हीं में जोड़ दीजिए, दो इन्हीं में आप 2 जोड़ोगे, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 7:8 है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, 2 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों इसमें 10-10 जोड़ दीजिए भाई, ये हो गया 17 का और ये हो गया दोस्तों 18 का। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17-18 मत कर देना, यही तो गलती हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 10 वर्ष पश्चात, तो ये 10 वर्ष है वो पहले वाले का है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 में आप 10 जोड़िए तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा दोस्तों 16। तो 15:16 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15:16 इसका राइट आंसर है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 135% है। ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं। ठीक है, चौथी संख्या का क्रमशः, दोस्तों चौथी संख्या का क्रमशः, मान लिए कि अपन चौथी संख्या है वो कितनी है? 100 है। ठीक है, चौथी संख्या अपन ने मान ली 100 है, क्रमशः 120%। यानी कि दोस्तों पहली संख्या है वो 120% है पहली संख्या की, ये दोस्तों चौथी संख्या है। ठीक है, चौथी संख्या अपन ने दोस्तों यहाँ पर मान ली कितनी? 100। तो 100 का 120% कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 120।
तो यानी कि पहली जो संख्या होगी वो 120 होगी, दूसरी होगी दोस्तों 125% है। 100 का 125% कितना होता है? 125, ठीक है। और तीसरी संख्या है वो 135 प्रतिशत है, तो 100 का 135% कितना होगा? तो 135। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों दूसरी और पहली संख्या में अंतर है वो कितने का आ रहा है? तो दोस्तों 5 का आ रहा है। कितने का? 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 120 और 125 में अंतर कितने का है? 5 का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 105 बटे 120 है इंटू 100 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा बताइए। तो 50 में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 12 चौक 48, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1/6, ठीक है। 4 सही 1/6 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 सही 1/6%। आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 रुपए किलो चीनी है, 30% की वृद्धि हो गई, अब कितने की हो गई? 130 की। सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए खपत में कमी कितनी करनी होगी? दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है भाई, वृद्धि अगर 130% की हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे कितना? 30/130 इंटू 100 कर दीजिए, राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 0 सॉरी 0 से 0 घट गया, ठीक है। 300 में आप 13 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना? 23 सही 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 सही 1/13% की दोस्तों अपने को इसमें कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,040 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,040 है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या होगा वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, ठीक है, तथा हानि 32% है। हानि इसमें 32% है, तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें देखिए क्या करेंगे भाई, 1240 इंटू 32% की इसमें हानि है, ठीक है। ये तो क्रय मूल्य हो गया 1240, तो यहाँ पे दोस्तों 68 भाई 32 है वो घटा लेंगे 100 में से, तो 68/100, बस कुछ नहीं करना आपके पास में, इसको आप काटोगे 0 से, ये 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप काटोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है 843.20। 843.20 विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न एक देखिए, उन्नति को एक समान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, ठीक है। उन्नति को एक सामान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, यानी कि सामान है वो ज्यादा का है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? दोस्तों देखिए यहाँ पे भाई ये जो 696 है, ठीक है, ये 87% है, 13% की हानि हुई है दोस्तों, तो अपने को 100% निकालना है, ठीक है। अपन दोस्तों डायरेक्ट इसमें 10% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर आप 100% क्रय मूल्य इसका निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 100/87 कर दीजिए, और आप 10% प्रॉफिट भी निकालना चाहते हैं तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, 110/87 कर दीजिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य के साथ में प्रॉफिट जुड़ के आ जाएगा, तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 880 आ जाएगा, ठीक है। और अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 880 में से एक 696 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 184। तो दोस्तों 184 अपने को क्या करना होगा दोस्तों, बड़ा हुआ मूल्य है वो 184 अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, 32,000 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए।
दोस्तों सीधा सा है, आप निकाल सकते हैं। जैसे 32,000 है, 32,000 का दोस्तों 4 वर्ष के लिए वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आप निकालोगे तो दोस्तों इसमें देखिए 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, ठीक है। और ये अपनी 32,000 की राशि। एक तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज तो आप ऐसे निकाल लोगे, और साधारण ब्याज है वो दोस्तों नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें 32,000 है तो 32,000 का 10% कितना हो गया, तो 3200 रुपये हो गया। तो 3200 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 32 दूनी 64, और 64 और 64 कितने हो गए दोस्तों 128, यानी कि 12,800, ठीक है। 12,800 तो इसमें क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। और आप दोस्तों इसी प्रकार आप इसमें माइनस कर लोगे, ठीक है। तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा 14,851 माइनस 14,851.2 में से ये 12,800 घटा दीजिए, आपके पास में उत्तर आ जाएगा 2,051.2, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यह 8 गुनी होगी। तो दोस्तों ये 8 गुनी है वो कब होगी, तो दोस्तों ये 8 गुनी है ये 15 वर्ष में होगी दोस्तों, ठीक है, 15 वर्ष में। देखिए कोई धनराशि है जैसे 5 वर्ष में ये क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, ठीक है। तो 10 वर्ष में कितनी होगी, तो ये 4 गुना, ठीक है। और 15 वर्ष में कितनी होगी, तो ये 8 गुना होगी, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर है वो ज्ञात करनी है। बताइए, स्वयं का 3 गुना हो जाती है, दर क्या होगी बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी कि कोई 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है। और ये 10 साल में कितनी हो जाती है, 300, यानी कि दोस्तों 200 रुपए इसमें क्या है, ब्याज है, ठीक है। तो ये 10 वर्षों में हो रही है, तो 200 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 20%, तो 20% इसमें दर हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा, बताइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर दिया गया मूलधन है वो यहाँ पे 3675 दे रखा है, दर है वो यहाँ पे 4% दे रखी है, समय है वो दोस्तों 2 वर्ष दे रखा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3600 देखिए 3675 इंटू दोस्तों दर 4 समय 2 बटे 100, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, इसको काटना है, ठीक है। जैसे इसको काट दिया दोस्तों यहाँ से 25 से, ठीक है, 4 से 25 बार कट गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसको काटोगे आपस में तो यहाँ पर 294 आ जाएगा, कितना 294। तो यहाँ पर 294 अर्जित ब्याज कर होगा, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि ए अनुपात बी 5:9 तथा बी अनुपात सी 6:11 हो तो ए सी का मान है वो क्या होगा, दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9, ठीक है। तो यहाँ पर 5:9, ठीक है। और बी और सी का कितना दे रखा है, तो दोस्तों बी और सी का दे रखा है 6:11, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। अब दोस्तों वही अपने को तीनों का अनुपात निकालना है, तो अब अनुपात निकालेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है। और 9 छिके 54, और दोस्तों ये 11 है तो 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पर दोस्तों 30:54:99 आ गया। अब दोस्तों आप इसको किससे काट सकते हैं, तो इसको 30 से काट सकते, सॉरी 3 से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक आ गया
30 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। 54 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया 18, और 99 में 3 का भाग दिया तो 33। तो यहाँ पर दोस्तों 10:18:33 आ गया। तो यहाँ पे ए और सी का मान पूछा है, तो दोस्तों इसका ए और सी का हो जाएगा 10:33। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5, 5:5 और 6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए है तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी? भाई दोस्तों, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, ठीक है, तो ये 20 रुपए हो गए, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 रुपए के इसमें 5 सिक्के तो कितने हो गए 10, और 1 रुपए के दोस्तों 6 सिक्के तो कितने हो गए दोस्तों, कितने 36। तो 216 में 216 के अंदर आप 36 का भाग दे लीजिए, ठीक है। 216 में आपने 36 का भाग दिया तो कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6, ठीक है। अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। अनुपात कितना दे रखा है 4 अनुपात दे रखा है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 आ जाएगा। यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 केजी है, बाद में 53.2 केजी, 54.6 केजी, 52.8 केजी और 54 केजी वजन की 4 लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी। परिमाणतः कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ जाता है, तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी? दोस्तों अब आप ऑप्शन उठा के इस प्रश्न को कर लेना, डायरेक्ट मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं, इसमें 44 आएगा दोस्तों, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि ए वर्ग के छात्रों का औसत वजन 55 केजी है, ठीक है, यानी कि 38 इंटू 55, ठीक है, और बी वर्ग के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो यहाँ पे 42 इंटू 32। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या क्या होगा दोस्तों, क्या होगा भाई, इनको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो भाई 38 इंटू 55 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 2090, और 42 इंटू 32 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 1344। तो इनको जोड़ लीजिए आपस में, इनको आप 2090 प्लस 1344 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3434, ठीक है। 3434 में 38 और 42 कितने होते हैं 80, तो 3434 में 80 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा 42.925 केजी, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता हो। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए, 128 में से दोस्तों आप 4 गए तो कितने बचे 124 बचे, ठीक है। 303 में से 7 गए तो कितने बचे 296 बचे, और 247 में से 19 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 228, ठीक है। तो 124, 296 और 228 का दोस्तों मैसे है वो अपने को यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पे मैसे पे दोस्तों इसमें निकलेगा 4, ठीक है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 4 का भाग इन सभी में जा रहा, ठीक है। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 15/4, 10/3 और 35/6 का मैसअप है, ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 15, 10 और 35 का मैसअप है, दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, तीनों में भाग किसका जा रहा है 5 का जा रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 4, 3 और 6 दोस्तों इनका भाग किस में जा रहा है, तो 4 जिसमें 4 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 6 का भी जाए, तो दोस्तों ये 12 में इन सभी का चला जाएगा, तो यहाँ पे 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कुल कितनी होती है? पशुओं में कर्तन दांत की कुल संख्या है वो होती है दोस्तों 8। ठीक है, 4 जोड़ी होती है 8। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में कौन सा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? मोनपा। मोनपा है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये गुज्जर बकरवाल है, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और गद्दी है, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और रायका है, ये राजस्थान में। आगे देखिए, 103 नंबर का प्रश्न है, 4 सप्ताह की उम्र के चूजों को पालना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों ब्रूडिंग। ब्रूडिंग बोलते हैं उसे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्रा नस्ल जो हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है, बताइए तो कौन किसकी नस्ल है ये? तो ये भैंस की नस्ल है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है? निम्न में से किसका कण आकार आकार किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है दोस्तों वसा ग्लोब्यूल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी? भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें पश्चिमी घाट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिमी घाट। 108 नंबर का प्रश्न है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलघोटू रोग है, तो ये कौन सा रोग है? ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु जनित। आगे देखिए, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है। पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है, तो वो लक्षण दोस्तों शरीर का ताप बढ़ना, आंख एवं नाक से पानी बहना, गोबर पर पतला एवं रक्त के साथ आना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपने अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपने अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुजरात में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में। आगे देखिए, दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है किसको? दोस्तों दुग्ध शर्करा। तो दोस्तों ये लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है? पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों इसमें जहरबाद रोग फैलता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से द्वि प्रयोजनीय गाय है। निम्न में से द्वि प्रयोजनीय गाय है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक है। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टार्ट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक, फास्फोरिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बॉयलर को टेबल बर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेबल बर्ड। आगे देखिए, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है वो भेड़ के में होती है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें प्रोटीन का प्रतिशत 5.5% रहता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरुनो के संकरण से विकसित की गई है? बताइए कौन से भेड़ की नस्ल है वो चोकला और रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है? तो वो नस्ल है दोस्तों, देखिए, एविवस्त, एविवस्त, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, एविवस्त। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, एविवस्त। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गाय की किस नस्ल के मादा का भार 380 से 450 किलो होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, गिर नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तो दोस्तों ये रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है, तो गंदी परिस्थितियां नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उचित भोजन, फार्म की उचित परिस्थितियां, रोग मुक्त नस्ल बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन यानी कि गौर के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? केरल में है। नेक्स्ट आगे देखिए, 124 नंबर का प्रश्न है, पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है। पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शवसंदर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शवसंदर। आगे देखिए, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है, तो दोस्तों वो कहलाती है जटपट्टी, जटपट्टी कहते हैं उसे, ठीक है। और ये जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध ज्वर का लक्षण है, दोस्तों दुग्ध ज्वर का लक्षण क्या है? मुंह में जागो का आना, पशु का लड़खड़ा कर चलना, थूथन का सूख जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय की थारपार नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, तो दोस्तों वसा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 4.5%, 4.5%, ठीक है। गिर का, सॉरी थारपारकर नस्ल का, गिर का होता है 4.7, ठीक है। और जो गाय है रेड सिंधी, उसमें वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है 4.9%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4.5%। आगे देखिए, पशुओं में यौन वृत्ति के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है? पशुओं में यौन वृत्ति के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जननेंद्रिय रोग में, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवंशिक रोग है, तो पशुओं में होने वाला आनुवंशिक रोग कौन सा है? तो वो है हीमोफीलिया, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया। आगे देखिए, पशुओं में चींचड़ी बुखार का रोग होता है, पशुओं में चींचड़ी बुखार का रोग होता है, तो वो होता है, हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रोटोजोआ द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोजोआ द्वारा। आगे देखिए, खूनी पेचिश का रोग वाहक है, खूनी पेचिश का रोग वाहक है, तो वो है दोस्तों प्रोटोजोआ। यहाँ पर भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थेनेला रोग से प्रभावित पशु अंग है, तो वो कौन सा है? तो वो है दूध बनाने वाली कोशिकाएं, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है? पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है, तो दोस्तों ये ऊंचाई होती है 5 फुट की, यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच नई सीमा रेखा बनने से चरवाहों का क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा? उनकी आवाजाही सीमित हो गई, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन पद्धति है। डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन पद्धति है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रेडरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है वो दोस्तों पानी का होता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ब्याने के बाद गाय जो पहला दूध देती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है कोलोस्टम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलोस्टम। आगे देखिए, पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन से कारक उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों वो किए जाते हैं मांस का भराव, वसा की परत, पंखों की सफाई। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत होता है तो दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों 87 से 90% होता है। आगे देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है नाभिक को। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों खीस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा खीस। आगे देखिए, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वो करते हैं एल्कोहल का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर एल्कोहल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कुत्ते में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते में। आगे देखिए, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 6.5। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व में ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बीकानेरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मादा के ताव यानी कि गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। आगे देखिए, ब्लैक डायमंड कहा जाता है तो ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भैंस को ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, न्यूट्रोफिल्स भाग है तो दोस्तों न्यूट्रोफिल्स भाग है ये श्वेत रक्त कोशिका के ग्लूनोसाइट का भाग है ये न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बोरान चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है कीनिया में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 22 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पशु परिचर के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो वो क्लासेस जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।